19 से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक। इसको कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जी, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, हमने अल्कीन्स की जो हेलोजिनेशन करवानी है उसका मैकेनिज्म देखना है कि वो उसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, अल्कीन्स या हेलोजिनेशन यानी कि हेलोजिन ग्रुप का अल्कीन्स के अंदर ऐड होना। ठीक है, तो हेलोजिनेशन मतलब हेलोजिन कोई भी सर ग्रुप जी, हो सकता है। ये एडिशन ऑफ हेलोजन भी बन सकता है ना इसका जी हाँ, हेडिंग? बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल ये बन सकता है, एडिशन ऑफ हेलोजेंस। ठीक है, अल्कीन्स के अंदर हेलोजेंस की एडिशन। तो जहां हमारे पास डबल बॉन्ड होगा वहां पे या ट्रिपल बॉन्ड, उन दोनों पे एडिशन हो सकती है। ठीक है, एडिशन हो सकती है किसी भी रिएजेंट की। हम यहाँ पे हेलोजिनेशन करवाने जा रहे हैं। हेलोजन के लिए हमने Br2 ब्रोमीन यूज किया है एग्जाम्पल के तौर पे, और इथाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2 यूज किया है। इसका ब्रोमीन का ब्राउन कलर होता है जब ये इस ब्रोमीन यानी कि डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो जाती है ब्रोमीन, तो ये 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। ठीक है, अब ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे और लिखा हुआ है 1,2 डाई क्लोरो। तो आपको पता है कि ब्रोमीन अटैच हुई है तो ये 1,2 डाई ब्रोमो इथेन बना है जो कि कलरलेस सब्सटेंस है। तो ये कलरलेस सब्सटेंस जो है ये बता रहा है कि यहाँ पे ब्रोमीन का जो कलर था वो ख़त्म हो गया। तो ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी है कि जो ब्रोमीन है उसका कलर ख़त्म हो जाता है जहाँ भी डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, अच्छा इसका मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है जी। मैकेनिज्म देखते हैं। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक वर्ड बता रहा है कि ये जो ब्रोमीन होगा ये इलेक्ट्रॉन लिविंग ग्रुप होगा। ये इलेक्ट्रॉन लिविंग ग्रुप के तौर पे इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है उस पर अटैक करेगा। अब देखते हैं, ये देखें ब्रोमीन। ब्रोमीन पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है क्योंकि इसमें, और आप जानते हैं कि पोलैरिटी क्रिएट हो सकती है। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है लेकिन पोलैरिटी क्रिएट हो सकती है। तो इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, क्रिएट हो गई, पोलराइज हुआ। तो जो ब्रोमीन पे, जिस ब्रोमीन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक लम्हे के लिए वहां गई है दूसरे ब्रोमीन की तरफ, तो इस ब्रोमीन पे जो, ठहरे एक सेकेंड, ये इस तरह से क्यों आ रही है? जस्ट वेट अ मिनट, मैं इसको चेंज कर लूँ। हाँ जी, माउस का प्रॉब्लम था तो मैंने कर चलें इस तरह हो जाए कलर पे आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से नज़र आ सकेगा। हाँ जी, अब एक ब्रोमीन जब इसके साथ इसको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे अटैक करेगी इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके साथ, इस ब्रोमीन के साथ अटैच हो जाएंगे। अब जैसे ही ये ब्रोमीन इन दोनों कार्बन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने साथ अटैच कर लेगी तो ये एक पाई कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब इस पाई कॉम्प्लेक्स में अनस्टेबिलिटी की वजह से ये जो ब्रोमीन है, सेकेंड ब्रोमीन, ये डी अटैच हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, डी अटैच हो गया, अलहदा हो गया। अब इस ब्रोमीन पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ये दो बॉन्ड्स बना रही है। अब ये ब्रोमीन क्योंकि अनस्टेबल है और इस अनस्टेबिलिटी की वजह से ये इस ब्रोमीन से हेल्प मांगती है कि मेरी हेल्प करो, मेरे पास दो बॉन्ड्स हैं, मेरे पास सिर्फ एक बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है, इसलिए इस ब्रोमीन से रिक्वेस्ट करती है कि मेरी हेल्प करो। तो ये ब्रोमीन जो है जिस पे नेगेटिव चार्ज है ये इस कार्बन से रिक्वेस्ट करती है कि काइंडली आप ये वाला बॉन्ड ख़त्म कर दें, ये बॉन्ड तोड़ दें ताकि इस ब्रोमीन को स्टेबिलिटी मिले। तो ये कार्बन इनकार कर देती है कि मैंने तो तब तक ये बॉन्ड नहीं तोड़ना जब तक मेरे साथ कोई और इलेक्ट्रॉन आके शेयर नहीं करवाएगा।
तो फिर ये ब्रोमीन मान जाती है कि चले मैं इलेक्ट्रॉन आपके साथ शेयर करवाती हूँ, ये देखें ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करवा रही है, तो फिर ये ब्रोमीन कार्बन का जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रेक हो गया तो ये कार्बन ब्रोमीन के साथ अटैच हो गई तो डाइब्रोमाइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये है एडिशन ऑफ हैलोजन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है गिव एविडेंस। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इसमें कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 21 हाउ डू अल्कीन्स रिएक्ट विद हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर हम हैलोजन को वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो फिर कैसे रिएक्शन होगा। जी हाँ, इससे हेलोहाइड्रेंस बनते हैं। हेलोहाइड्रेंस यानी ऐसी प्रोडक्ट बनती है जिसमें हैलोजन ग्रुप भी होगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी मौजूद होगा, इसे हम कहते हैं हेलोहाइड्रेन ग्रुप, ठीक है। अगर सर क्या क्लोरीन नहीं होगा, इनको हाइपोहेलस एसिड्स भी इनसे बनते हैं। जी हाँ, हाइपोहेलस एसिड, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। हाँ जी हाँ जी। अब देखिए मैकेनिज्म क्या है इसका, उसी तरह से जैसे क्लोरीन है Cl2 तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो अल्कीन के साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है। दूसरी क्लोरीन डीटैच हो जाएगी। अब क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसने 2 बॉन्ड्स बना लिए हैं तो एक बॉन्ड खत्म होगा, लेकिन अब ये जो बॉन्ड खत्म होना है ये वाला क्लोरीन इसकी हेल्प नहीं करेगा क्योंकि ये क्लोरीन इस नेगेटिव चार्ज को बियर कर सकता है, क्योंकि इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। तो इसका मतलब ये इस इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज को एकोमोडेट कर सकता है कुछ देर के लिए, और वाटर यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, वाटर भी मौजूद है। तो वाटर इस अपने लोन पेयर को यूज करते हुए इस कार्बन की तरफ आता है और इसके साथ बॉन्डिंग करता है और क्लोरीन कार्बन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। अब ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए, 2 हाइड्रोजन के साथ, 1 कार्बन के साथ, तो अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए ये एक हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है। जैसे ही हाइड्रोजन रिलीज होगा तो ये हाइड्रोजन और वो Cl मिलकर HCl बना देंगे, HCl, ठीक है, और ये बन जाएगा साइक्लोहाइड्रेन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखें, नेम द एक्सप्लेन द मैग्नीशियम एडिशन ऑफ द एन अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ओवर एन अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड। कि हमने एक अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड पर एडिशन करवानी है अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की, ठीक है। आपने मार्कोनिकोव रूल्स पढ़ा था सेकेंड ईयर के अंदर। मार्कोनिकोव रूल ये था, इसकी स्टेटमेंट क्या थी, when an unsymmetrical molecule या unsymmetrical reagent react with the unsymmetrical alkene, ठीक है, unsymmetrical alkene, negative part of the reagent goes to that carbon of double bond which has less number of hydrogen atoms। ये इसकी स्टेटमेंट थी। मैं इसको यहां से समझाता हूं, देखें। अगर आपके पास एक सिमेट्रिकल अल्कीन हो, क्या मतलब सिमेट्रिकल अल्कीन, जैसे इस डबल बॉन्ड के इस तरफ देखा जाए और डबल बॉन्ड के इस तरफ देखें तो सिमेट्री मौजूद हो, एक जैसापन हो। अगर आप इस तरफ देखें तो एक ही कार्बन है, इस तरफ देखें तो एक ही कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी सिमेट्रिकल है, यहाँ भी सिमेट्रिकल है, एक जैसी है। तो एक जैसी अल्कीन हो तो कहीं भी HX ऐड हो सकता है, एक जगह पे H चला जाएगा, दूसरी जगह पे X आ जाएगा। लेकिन अगर ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, जिसमें ये देखें डबल बॉन्ड है, इसके लेफ्ट साइड पे 2 कार्बन है, राइट साइड पे 1 कार्बन है, तो इसे कहते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब अनसिमेट्रिकल अल्कीन में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड होने जा रहा है। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का क्या मतलब है कि बॉन्ड के एक तरफ हाइड्रोजन है, बॉन्ड के दूसरी तरफ हैलोजन है, तो डिफरेंट ग्रुप्स हैं बॉन्ड के दोनों तरफ, इसलिए अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, ठीक है। सिमेट्रिकल वो होता है जिसमें दोनों तरफ सेम एटम्स होते हैं, तो ये तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। तो जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ रिएक्ट करता है तो रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट वो उस कार्बन के पास जाता है, डबल बॉन्ड की उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन एटम की तादाद कम होती है, which has less number of hydrogen atom। ये वाली सेकंड कार्बन के पास हैलोजन ग्रुप जाता है, ठीक है। तो इससे बनने वाली 2 प्रोडक्ट्स, एक 1 हेलोप्रोपेन, एक 2 हेलोप्रोपेन। 1 हेलोप्रोपेन एक्चुअली नहीं बनेगी, यह माइनर प्रोडक्ट होगी। मेजर प्रोडक्ट क्या होगी, जिसमें सेकंड पोजीशन पे हैलोजन ग्रुप गया है, मार्कोनिकोव रूल। अब इसकी रीजन भी देखते हैं कि ये क्या है, इसकी रीजन क्या है, ऐसा क्यों सेकंड पोजीशन पे क्यों जाती है ये हैलोजन ग्रुप, ठीक है। अब इसी रूल की, मार्कोनिकोव रूल की सेकंड फॉर्म देखें। ये जब बीएस केमिस्ट्री मैं पढ़ा रहा था बीएस केमिस्ट्री 3rd सेमेस्टर यूसीपी सेंट्रल यूसीपी कैंपस में, तो मैंने वहाँ पे ये क्वेश्चन किया था और एमसीक्यू क्वेश्चन था।
और वहाँ पे बच्चों ने गलत कर दिया था, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पे देखें मार्कोनिकोव रूल अभी आपने पढ़ा कि व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट react with the unsymmetrical alkene, negative part of reagent goes to that carbon of double bond which has less number of hydrogen atom. अब देखिए दूसरी साइड इसकी, when an unsymmetrical reagent react with the unsymmetrical alkene, positive part, again positive part, पहले मैं नेगेटिव पार्ट की बात करता था, अब बात हो रही है पॉजिटिव पार्ट की। Positive part of the reagent goes to that carbon of double bond which has more number of hydrogen atoms. ठीक है, हाइड्रोजन यानी पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, और नेगेटिव किसके पास जाएगा? जिसके पास हाइड्रोजन एटम पहले से कम है। ठीक है, दूसरी से कम है। ठीक है, तो ये दो फॉर्म्स बन जाती हैं, आप दोनों याद रख सकते हैं इसको। तो दोनों के लिए ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन की बात हो यानी पॉजिटिव पार्ट की बात हो तो वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम ज्यादा है, और नेगेटिव पार्ट की बात हो तो फिर आपने कहना है कि नेगेटिव उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। ये सेकंड पोजीशन। अच्छा, ये इसकी रूल्स की स्टेटमेंट भी यहाँ पे मौजूद है, दिस स्टेट्स दैट, और यहाँ पे आपकी जो सेकंड ईयर की बुक है उसमें नेगेटिव पार्ट की बात की गई है, और यहाँ पे जो बात की गई है वो पॉजिटिव पार्ट की बात की गई है। मोर पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट becomes attached to the carbon of the double bond which has larger number of hydrogen atoms. ठीक है, अब देखें ये क्वेश्चन है यहाँ पे 2-methyl-1-butene। ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं कि ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, ठीक, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ओलिफिन है, कि डबल बॉन्ड के इस तरफ देखें तो 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड के इस तरफ देखें तो 3 कार्बन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम कम है। देखें किसके पास कम है, दोनों के, ये इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही कोई नहीं, तो नेगेटिव पार्ट इसके पास जाएगा, और पॉजिटिव पार्ट यानी हाइड्रोजन वो इसके पास जाएगा। ये देखें CH2 और Br इधर आएगा। ठीक है, तो 2-bromo-2-methyl-butane बनेगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन में ये जो हमने कह रहे हैं कि मेजर प्रोडक्ट बनेगी ये वाली, इसकी रीजन क्या है? वही कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी आप जानते ही हैं, पहले से हमने पढ़ लिया कि रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी, इज ग्रेटर देन प्राइमरी, इज ग्रेटर देन CH3+ आयन। क्योंकि इसमें पॉजिटिव आयन बनता है यानी कार्बोनियम आयन बनता है, तो पॉजिटिव कार्बोनियम आयन जो है टर्शरी कार्बोकैटायन वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे दैट्स वाई 2-bromo-propane, इसमें ये देखें यहाँ पे, ये देख लें H+ आयन है। ठीक है, ये आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है जिसमें ये H+ आयन ऐड होने जा रहा है, इन दोनों के किसी एक के पास जाएगा। ठीक है, अभी अगर मैं H+ आयन इसके पास देखते हैं, ये देखें CH3 ये बन गया, तो पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव कार्बन ये वाली होगी। ठीक है, कार्बोनियम आयन ये वाली बनेगी। ठीक है, जिससे हम सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, अगर ये H+ आयन इस कार्बन के पास जाता है तो क्या बनता है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ठीक है, और अगर ये H+ आयन सेकंड कार्बन के पास जाए तो, अगर ये आपके पास सेकंड कार्बन के पास जाए सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी, अच्छा, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे देखें जी ये वाला, तो इसमें देखें कि H+ आयन अगर फर्स्ट कार्बन पे ऐड होगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए ना, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना, इसे हम 2 डिग्री कार्बोकैटायन भी कहते हैं।
यहाँ पे 27 लिखा हुआ है, फिर वही मिस्टेक हुई हुई है, प्रिंटिंग मिस्टेक। 27 डिग्री नहीं होता, 2 डिग्री होता है, ठीक है। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन यानी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर ये H+ आयन सेकंड कार्बन पे ऐड हो, CH2, ये देखिए सेकंड कार्बन पे ऐड हुआ है, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी प्राइमरी कार्बोकेटाइन 1 डिग्री कार्बोनियम आयन, जो कि लेस स्टेबल है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो इस वजह से इससे अगर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे जाए तो नेगेटिव पार्ट फिर इधर ही अटैच होगा ना, नेगेटिव ने यहीं पे अटैच होना है, Br नेगेटिव ने, ये देखें। तो पहले स्टेप में H ऐड होगा यहाँ पे, और सेकंड स्टेप में Br नेगेटिव अटैच होगा इस कार्बन पे, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा इससे, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है जो कि लेस स्टेबल है, और Br नेगेटिव इस जगह पे 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाएगा, तो ये अनस्टेबल प्रोडक्ट बनती है, मतलब अनस्टेबल आयन बनता है। इस वजह से ये रूट फॉलो नहीं होगा, ये वाला रूट फॉलो होगा जो राइट साइड पे जा रहा है। दैट्स वाई 2 ब्रोमोप्रोपेन इज एक्सक्लूसिवली मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म बताया गया है 2 हेलोप्रोपेन का। देखें ज़रा, वो कह रहे हैं कि जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए अवेलेबल होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप इस पाई इलेक्ट्रॉन पे जाके अटैक कर सकता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप, जैसे ये देखें, ये पॉजिटिव पार्ट है ना, इलेक्ट्रॉन लविंग है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पाई बॉन्ड है, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव पार्ट इस डबल बॉन्ड पे अटैक कर सकता है, ठीक है। तो इसमें अगर पॉजिटिव, अगर हाइड्रोजन हम अटैच करवाने जा रहे हैं, तो एक वक्त में पहले एक एटम अटैच होगा, दूसरे पे H नेगेटिव आयन बनेगा। तो अब जो H+ आयन है वो पहले इन दोनों में से किस पोजीशन पे जाएगा, जिस पे हाइड्रोजन एटम पहले से ज्यादा है, उसी जगह पे ये हाइड्रोजन अटैच होगा। ये देखें CH3, ठीक है। तो ये CH+ आयन बनेगा, जिसे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन कहते हैं, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, जो कि ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। उससे फिर आके नेक्स्ट स्टेप में ये X नेगेटिव जाके अटैच हो सकता है, 2 हेलोप्रोपेन बनता है। उसके बाद ये मॉडर्न स्टेटमेंट मैंने आपको समझा दी है, उसमें कोई मसला नहीं है, आप समझ सकते हैं। व्हाट इज मेड बाय एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, गिव इट्स मैकेनिज्म। एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या है, ठीक है। अब ये जो बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं, ये बेटा आपको इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बुक भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये बातें हमारे नोट्स में नहीं है, ठीक है। जमशेद साहब की जो नोट्स हैं सर जी उसमें ये नोट्स में है, लेकिन एंटी नोट्स में है। हाँ, लेकिन उसकी डिटेल कम होगी, इस तरह का मैकेनिज्म दिया हुआ है, ये सारी मैकेनिज्म वगैरह, ये प्रोपगेशन और ये सारी ये स्टेप्स सर जी वगैरह। हाँ थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, मगर इतना ज्यादा नहीं है सही समझ आ जाती है। चलें चलें, अगर आपको समझ आ रही है तो फिर ठीक है, ठीक है, फिर कोई मसला नहीं है। अच्छा, सर ये 2 बुक्स हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा किसको फॉलो करें। फॉलो तो ठीक है हम पढ़ लें, मतलब समझने के लिए तो सही है, इसको भी पढ़ लें उसको भी पढ़ लें, लेकिन याद कहाँ से करें फिर। सर जो केमिस्ट्री बी थी ना, उसमें भी यही मसला था हमें कि हम दूसरी बुक को नोट से पढ़ते थे, तो उसका भी हमने नोट्स ही बनाए हुए थे जो आपने बनवाए थे, और बुक को थोड़ा फॉलो करते थे। अब ये मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मैं बुक याद याद जो रटा सही है, मतलब जहाँ से याद करते हैं जो पेपर में लिखना है, वो कौन सी बुक से याद करूं मैं। और ये वाली जो आपने दिया हुआ है ना PDF, ये सर बहुत ज्यादा इसका बारीक, मतलब वो फोटो स्टेट निकलता है, वो समझ ही नहीं आती क्या लिखा हुआ है। मतलब ये पिक्चर्स हैं, ये फुल बुक शायद नहीं है, तो ये पिक्चर्स हैं। वो कह रहा था प्रिंटिंग वाला कि ये पिक्चर्स के अंदर से इतना ही प्रिंट निकलेगा, तो वो जो इतना छोटा छोटा प्रिंट है, इतना डरावना, उसके ऊपर से मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, मैं तो बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ। ये देख, मैं इसका ये ऑप्शन दिखाता हूँ आपको। इसकी प्रिंटिंग का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करके अगर आप प्रिंट करवाएं, तो फिर ये पेज जो है, ये देखें, ये इस तरह का पेज बनता होगा ना, बहुत छोटा साइज बन रहा है इसको। ये करंट पेज करते हैं, अगर ये छोटा साइज आता है ना, तो इसको एक्चुअल साइज, ये देखें, ये फिट साइज, ये श्रिंक ओवर साइज, ये यहाँ पे साइज दिया हुआ है। अगर आप इसका सिलेक्ट कर लेंगे ना, एक्चुअल साइज, फिर 200
जी अच्छा, तो ये जो आप साइज़ यहाँ से अगर उनका वो सही करवा लें ना तो वो थोड़ा सा उसका ठीक आ जाता है प्रिंट। अब याद करने के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपने याद करना है ना तो समझने के लिए तो चलें ये ठीक है, ये बुक भी ठीक है, आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप यहाँ से भी याद कर लें। लेकिन मैं ये कहूँगा कि साथ साथ आप उस बुक को भी देखते रहें, अपनी जो आपकी बुक है उसको भी देखते रहें, क्योंकि वो मुझे पता है कि वहाँ से आपको समझ में आना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ से चीज़ें आपको ज़रा मुश्किल हो रहा था आपको समझने में, वो क्योंकि इसकी वर्डिंग इस तरह से लिखी हुई है कि वो उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी आपकी। लेकिन आप यहाँ से याद ज़रूर कर लें, ठीक है, जो चीज़ें उसके अंदर मेंशन है ना, फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैंने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ाया था अल्केन्स का, तो वहाँ पे अल्केन्स के क्लीमेंसन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शंस ये आपकी बुक के अंदर मेंशन थे, ठीक है, जो यहाँ पे बाद में आने हैं। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स पढ़ेंगे ना, वहाँ पे आपके पास क्लीमेंसन और वुल्फ किश्नर रिडक्शंस रिएक्शंस यहाँ भी आएंगे, ठीक है। तो अगर आप पहले कर लें या बाद में कर लें, ठीक है, करने तो हैं हमने, चाहे इस बुक में हम फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ आप ये बुक फॉलो करते रहें कोई मसला नहीं है, आप यहीं से याद भी कर लें, यहीं इसी को फॉलो भी कर लें, तो जो आपको आसान लगती है ना, जिससे आपको आसानी से याद हो रहा है वहीं से याद कर लें, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है कि मतलब इसमें से क्वेश्चन आएंगे और उसमें से नहीं आएंगे। मैं तो यही कहूँगा कि इस बुक में से ज़्यादा क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं, उनके आंसर्स भी लिखे हुए हैं, तो आपको पता चलेगा कि एक क्वेश्चन का आंसर कितना लिखना है और क्या क्या उसमें मेंशन करना है। तो आप अगर यहाँ से करना चाहते हैं तो बेशक यहाँ से कर लें, यस किसी से याद कर लें। सही है। ठीक। अच्छा, व्हाट इज मीन बाय एंटी मार्कोनिकोव रूल, गिव इट्स मैकेनिज्म। हाँ जी, एंटी मार्कोनिकोव रूल के लिए, एंटी मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल, ये देखें, इसको पहले मैं ऊपर से दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे ये एंटी मार्कोनिकोव रूल। पहले मार्कोनिकोव रूल देखें जरा। हमने कहा कि पॉजिटिव पार्ट उसके उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास पहले से ही हाइड्रोजन ज़्यादा है, ठीक है, और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता था, और नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन पहले से कम होते हैं। ये देखें, इन दोनों में से कम किसके पास है, हाइड्रोजन इसके पास कम है, तो नेगेटिव पार्ट उसी कार्बन के पास जाएगा। अब यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव रूल समझे, एंटी, एंटी का वर्ड है कि ऑपोजिट हो जाएगा रूल, कि जो नेगेटिव पार्ट पहले इस कार्बन के पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनता था और नेगेटिव पार्ट इस कार्बन के पास आता है, तो अब नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा, इस कार्बन के पास, यानी एंटी हो गया ना, ऑपोजिट हो गया। तो जब रूल ऑपोजिट हो गया तो मतलब ये पॉजिटिव पार्ट इस कार्बन के पास और नेगेटिव पार्ट फर्स्ट वाली कार्बन के पास जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है और कौन सा रिएजेंट इस रिएक्शन को करवाता है, ठीक है, कौन सा कैटलिस्ट इस रिएक्शन को करवाता है और इस रिएक्शन की रीजन क्या है, ये ऐसा क्यों फॉलो होता है, ठीक है। हमने पढ़ लिया कि मार्कोनिकोव रूल तो स्टेबिलिटी की वजह से, कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी की वजह से फॉलो होता है। अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा है जी, पर ऑक्साइड। यहाँ पे हम पर ऑक्साइड को कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा कि जब भी पर ऑक्साइड यूज करेंगे तो एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा। ये कैटलिस्ट हेल्प करता है एंटी मार्कोनिकोव रूल प्रोडक्ट बनाने में। जैसे ये 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये एक एंटी मार्कोनिकोव रूल है, ओ सॉरी एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट है 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये बनेगी अगर हम पर ऑक्साइड्स यूज करते हैं। पर ऑक्साइड्स के यूज करने से प्रीडोमिनेटली ये बनेगी, मेजर प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है, HBr को ऐड करवाने पे। वैसे तो HBr ऐड करवाएं प्रोपालीन में तो 2 ब्रोमोप्रोपेन बनता है प्रीडोमिनेटली, लेकिन अगर पर ऑक्साइड यूज करेंगे तो प्रीडोमिनेटली 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। देखें कैसे, ये देखें, इसको पर ऑक्साइड इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। जो ओरिएंटेशन है ना, एडिशन ऑफ ओरिएंटेशन, ये पर ऑक्साइड्स की मौजूदगी में चेंज हो जाती है। देखते हैं कैसे, ये देखें, यहाँ पे मैं इसको मैकेनिज्म दिखाता हूँ। ये एक्चुअली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। ये देखें, चेन इनिशिएशन स्टेप है, पहला स्टेप कि HBr जब प्रोपाइलिन में हम ऐड करवाएंगे प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड्स में, तो ये एक चेन इनिशिएशन स्टेप होता है, पर ऑक्साइड्स करवाते हैं। देखें पर ऑक्साइड ये है,
ROOR, ठीक है। आप इसमें सनलाइट यूज कर लें, हीट एनर्जी यूज कर लें। होमोलिटिक क्लीवेज करवानी है। होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक कैसी क्लीवेज होती है जिसमें जब बॉन्ड टूटता है तो इक्वल, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इक्वल डिवाइडिंग होगी। इक्वल डिवाइड यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था वो इसके पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था वो इसके पास आ गया, ये, और बन जाएंगे अल्क ऑक्सी रेडिकल्स। अल्क ऑक्सी रेडिकल्स बनते हैं। अब ये रेडिकल इस ब्रोमीन HBr के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ से ये OH ऐड हो गया, OH बन गया और ये ब्रोमीन रेडिकल बन गया। ये थे चेन इनिशिएशन स्टेप। अब ब्रोमीन रेडिकल जाके फर्दर इस हेलोजन अल्कीन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और बनाता है इसको फ्री रेडिकल। देखें फर्स्ट, अगर ये ब्रोमीन इस कार्बन के साथ अटैच हो, ये देखें CH2 और Br, ठीक है, तो ये रेडिकल इसके पास जाता है, ठीक है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई भी अगेन, ये रेडिकल, ये डॉट है, ये इस कार्बन के पास आएगा, ठीक है। 2 डिग्री फ्री रेडिकल, ठीक है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनता है। और यहाँ पे अगर ये ब्रोमीन सेकंड कार्बन के पास चला जाए, ये ब्रोमीन सेकंड कार्बन के पास चला जाए, ये देखें, ये जैसे यहाँ पे आ गया, तो इस कार्बन पे फिर आ जाएगा, फर्स्ट कार्बन पे आ जाएगा रेडिकल, ये देखें, ये रेडिकल आ गया। तो इसे कहते हैं 1 डिग्री फ्री रेडिकल। प्राइमरी फ्री रेडिकल है ना, जिस कार्बन के साथ फ्री रेडिकल है उस पे एक ही कार्बन अटैच है, तो ये प्राइमरी फ्री रेडिकल यानी 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। प्रिंटिंग मिस्टेक, 1 डिग्री फ्री रेडिकल जो कि लेस स्टेबल है। रेडिकल्स के बारे में आप जानते हैं कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। 2 डिग्री फ्री रेडिकल। अब ये देख लें कि यहाँ भी मिस्टेक है, ये डॉट यहाँ पे नहीं आता, ये डॉट यहाँ पे आता है और ये डबल बॉन्ड नहीं रहता, ठीक है, ये डॉट यहाँ पे आता है ऊपर, इसे कहते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल। तो ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है, जिसमें इस कार्बन पे फ्री रेडिकल मौजूद है, डॉट मौजूद होगा यानी इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। तो अब जब ये बनेगा, ये देख लें CH जिसके ऊपर रेडिकल है, में 1 डिग्री और 2 डिग्री कौन सा होगा जी 1 डिग्री फ्री रेडिकल जिस कार्बन पे रेडिकल मौजूद है, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अगर वो एक ही कार्बन के साथ फर्दर अटैच है तो इसे कहेंगे प्राइमरी फ्री रेडिकल, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। और जिस कार्बन पे, ये अब क्योंकि यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है ना तो मैं यहीं पे बता देता हूँ, ये देख लें कि जिस कार्बन पे रेडिकल मौजूद है, अगर वो फर्दर 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, इसे कहेंगे 2 डिग्री फ्री रेडिकल। 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल। इसलिए ये वाला रेडिकल बनेगा मेजर प्रोडक्ट के तौर पे, और जब ये बनेगा तो फिर HBr इसमें जब ऐड होगा तो देखें, ये देखें Br ब्रोमीन रेडिकल निकल जाएगा ना, CH आना है, H निकल जाना है इस हाइड्रोजन पे, तो ये बन जाएगा CH2। तो ये बना है 1 ब्रोमोप्रोपेन। याद रखिएगा कि एंटी मार्कोनिकोव्स रूल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। एंटी मार्कोनिकोव्स रूल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, जिसकी वजह से 1 ब्रोमोप्रोपेन यानी एंटी मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट हमें हासिल होती है। और मार्कोनिकोव्स रूल के लिए, मार्कोनिकोव, उसके लिए कार्बोकैटाइंस की फॉर्मेशन एक मैकेनिज्म फॉलो होता है कार्बोकैटाइंस वाला, और उसमें हम देखते हैं कि कार्बोकैटाइंस से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनती थी जो कि एज अ मेजर प्रोडक्ट थी। ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24, एक्सप्लेन वाई पेरोक्साइड्स इफेक्ट और एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, इसे काराश इफेक्ट भी कहा जाता है, इज ऑब्जर्व्ड इन द एडिशन ऑफ HBr एंड नॉट HCl एट HI। ठीक है, कि हमें आपने बताना है कि HBr की एडिशन हो सकती है एंटी मार्कोनिकोव्स रूल के लिए, ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव रूल के प्रोडक्ट के तौर पे, पेरोक्साइड इफेक्ट के तौर पे, लेकिन HCl और HI ये दोनों ऐड नहीं हो सकती, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल प्रोडक्ट नहीं बना सकती। क्यों? पहली रीजन, HBr इन केस ऑफ HCl की अगर हम बात करते हैं तो HCl की
जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है बनिस्बत HBr के। यानी HBr का जो बॉन्ड है उसको तोड़ना आसान है। ये देखिए बॉन्ड एनर्जी कम है, तोड़ना आसान है, इजीली ब्रोक हो जाएगा। जब टूट जाएगा तो इसका मतलब फ्री रेडिकल आसानी से बन सकते हैं, और जब रेडिकल बन सकता है तो इसका मतलब चेन इनिशिएशन हो सकती है, रिएक्शन शुरू हो सकता है, पेरोक्साइड इस आसानी से इस बॉन्ड को तोड़ सकते हैं और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी HBr के केस में। इसलिए HCl तो रिएक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, उसको हमें ज़्यादा एनर्जी के साथ तोड़ना पड़ता है। सवाल ये पैदा होता है कि HI तो मजीद वीकर बॉन्ड है, नो डाउट HI बॉन्ड इज नो डाउट वीकर देन HBr, बट आयोडीन एटम्स, जो आयोडीन रेडिकल बनता है ना, आयोडीन रेडिकल बनता है, वो आयोडीन रेडिकल दो आपस में ही बॉन्डिंग बना लेते हैं और आयोडीन मॉलिक्यूल बन जाता है। आयोडीन रेडिकल अपने ही दूसरे आयोडीन रेडिकल के साथ रिएक्ट कर जाता है और वो आयोडीन मॉलिक्यूल बन जाते हैं। वो जो बननी थी प्रोडक्ट 1 आयोडो प्रोपेन वो बनती ही नहीं है, ठीक है। इसलिए जो HI है वो भी एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो नहीं करता, HCl भी एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो नहीं करता, सिर्फ HBr फॉलो करता है। ये चीज समझ आ गई? जी आ गई समझ? यस सर। यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर टू अल्कीन्स। बहुत ही आसान, मार्कोनिकोव रूल फॉलो करना है बेटा। अल्कीन्स है ना, अल्कीन्स, अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, दोनों तरफ सिमेट्री मौजूद है, तो फिर तो H कहीं भी ऐड कर दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, जैसे 1 प्रोपाइन पढ़ा अभी आपने, 1 प्रोपीन सॉरी 1 प्रोपीन अभी आपने पढ़ा, ठीक है, 1 ब्यूटीन ले लें, कोई भी ले लें जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम ना हो, वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगी। जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड होता है, तो उस अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास पहले से हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। इन दोनों में से हाइड्रोजन जिसके पास ज्यादा होंगे उसी के पास जाएगा। अगर दोनों के पास हाइड्रोजन इक्वल हो तो फिर तो किसी के पास भी जा सकता है, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो ये बनेगा CH, दूसरी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। मार्कोनिकोव रूल फॉलो हो रहा है, मैंने अभी आपको बताया कि मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा ही बनेगा, और कार्बोकेटाइन बनता है तो नेगेटिव पार्ट इसी के साथ अटैच हो जाता है। अब ये देखें OSO3H इसके साथ अटैच होगा, और ये देखें OSO3H अटैच होगा, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। वाटर की एडिशन, वाटर, इसमें भी HOH मौजूद है, यानी पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट मौजूद है। तो अब जनरली क्या करवाएंगे, वही ये देखिए अल्कोहल्स बनते हैं। H एक जगह पे H अटैच हो गया, दूसरी जगह पे OH अटैच हो गया, अल्कोहल बनते हैं। वो भी वही मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन एंड देन प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स फॉर्म्ड, ठीक है, वही सेम मैकेनिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, राइट डिटेल मैकेनिज्म ऑफ ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की हमने ओजोनोलाइसिस करवानी है। ओजोन के साथ जब अल्कीन को रिएक्ट करवाया जाता है तो इसे कहते हैं ओजोनोलाइसिस। इस रिएक्शन में पहले मोलोजोनाइड बनता है, मोलोजोनाइड, ये आपने सेकेंडरी में पढ़ा हुआ है, मोलोजोनाइड बनता है, और फिर मोलोजोनाइड अनस्टेबिलिटी की वजह से ओजोनाइड बनाता है रीअरेंजमेंट्स के जरिए, और देन ओजोनाइड फर्दर रिडक्शन के जरिए एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में कन्वर्ट होते हैं। देखिए कैसे, इसमें हम जिंक और बॉइलिंग वाटर या एस्टिक एसिड्स ये भी यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने रिडक्शन करवाने के लिए, ठीक है। इस रिएक्शन को, ओवरऑल रिएक्शन को हम ओजोनोलाइसिस कहते हैं, जिसमें पहले मोलोजोनाइड बनती है, वो रीअरेंजमेंट करती है, ओजोनाइड बनता है, फिर ओजोनाइड को फर्दर हम कार्बोनिल कंपाउंड्स में रिड्यूस करवा देते हैं इनकी हेल्प से,
ठीक है। बॉइलिंग वाटर को रिएक्ट करवाया जाता है जिंक की मदद से या फिर एसिटिक एसिड की मदद से, जिससे रिडक्शन हो जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस में जो ओजोन है, ये ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करेगी। स्ट्रक्चर इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे कार्बन, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करती है। ये देखें, ये ऑक्सीजन O3 डबल बॉन्ड अटैक कर लेगी, डबल बॉन्ड अटैच हो गया इसके साथ। ये पहले बनता है मोलोजोनाइड, ठीक है, मोलोजोनाइड, ठीक है, और देन रीअरेंजमेंट होती है और बनता है ओजोनाइड, ओजोनाइड बन जाता है। अब ये जो तीनों ऑक्सीजन है ना, ये देखें, ये देखें, ये तीनों ऑक्सीजन पहले एक साथ इसी तरह, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ और ये वाली ऑक्सीजन एक कार्बन के साथ अटैच हो जाती है। ये फिर ये रीअरेंजमेंट होगी और ये एक ऑक्सीजन इन दोनों ऑक्सीजन में से निकल कर दरमियान में आ जाएगी, दोनों कार्बन के दरमियान में, ऐसे, इसे कहेंगे ओजोनाइड, ओजोनाइड। अब ओजोनाइड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओजोनाइड को वाटर, बॉइलिंग वाटर के साथ या फिर बॉइलिंग वाटर और जिंक के साथ, या फिर आप जिंक और एसिटिक एसिड दोनों ले सकते हैं, दोनों में से एक यूज़ कर लें। तो दोनों रीएजेंट्स हैं, रिडक्शन करवाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। रिडक्शन होगी, रिडक्शन, और रिडक्शन की मदद से क्या बनते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये जनरल रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन। वाटर की एडिशन होगी और एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनते हैं। ये देखें, अगर मैं इसमें एडिशन करवाना चाहता हूँ, तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि कैसे, तो देखें, ये एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ये कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगी, देखें ये। अच्छा, उसके बाद ये दो ऑक्सीजन एटम्स हैं और ये एक कार्बन है। अब ये जो यहाँ से एक एक OH है, वो इधर इस कार्बन पे जाकर अटैच होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएगा, और बाकी जो हमारे पास ग्रुप्स हैं, OH ग्रुप है, वो इनके साथ मिलकर H2O2 बना देते हैं। तो यहाँ 4 ऑक्सीजन, ये दो, 4 ऑक्सीजन, और यहाँ देखें 1 2 3 और 4 ऑक्सीजन जहाँ भी हैं, ठीक है। तो जिंक भी इसी तरह से अटैच होता है इसमें, ठीक है, ये भी इसी तरह से हेल्प यहाँ जिंक से, यहाँ तो जिंक से किया गया है। जिंक के साथ बॉइलिंग वाटर भी चूज करेंगे साथ, रिडक्शन, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है ना, साथ में कोई रिएक्ट भी तो करना है, जिसके साथ हाइड्रोजन ऐड होगी, जिसने रिड्यूस करवाना है, बॉइलिंग वाटर चूज करते हैं साथ में, या एसिटिक एसिड चूज कर लें, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हाँ जी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये देखें ना, कितनी बार पेपर में आया हुआ है, पूछा गया है, ये देखें ज़रा, ये इतनी बार ये पेपर में पूछा गया है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे डबल बॉन्ड की पोजीशन मालूम होती है कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड किस जगह पे प्रेजेंट है, ये एग्जैक्ट पोजीशन मालूम होती है, ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन मालूम होती है। ये देखें कैसे, फॉर एग्जांपल 2 मिथाइल ब्यूटूइन, ये है हमारे पास एक अल्कीन है, ठीक है, और इसमें हमने ओजोन पहले ऐड करवाएंगे, मोलोजोनाइड बनेगा, फिर ओजोनाइड बनता है ये। अब जहाँ पे O3 जाके अटैच होगी, वहाँ पे जब O3 ब्रेक होगी, ये देखें, ये जैसे यहाँ से ब्रेक हुआ और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, जो यहाँ से ब्रेकिंग की वजह से ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इसके साथ, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इसके साथ, यानी एक के साथ एसिटाल्डिहाइड बनता है, देखें ना, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये H, ये CH3 एसिटाल्डिहाइड, ये क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके साथ 2 कार्बन है, कीटोन, एसीटोन, रिडक्शन करवाई है H2 ओवर प्लैटिनम यूज करके। तो ये है प्रोसेस जिससे हम मालूम करते हैं कि डबल बॉन्ड कहाँ पे था। अब कैसे मालूम होगा हमें, कैसे मालूम होगा डबल बॉन्ड कहाँ पे है, ये जहाँ पे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बने हैं ये हमें बताएंगे। अगर एसिटाल्डिहाइड बना है और एसीटोन बना है, ठीक है, प्रोडक्ट्स बनी है, तो ये जो प्रोडक्ट्स की जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, इसको कट करके देखें खुद से समझने के लिए, कट करें, यहाँ से निकाल दें, इन दोनों ऑक्सीजन को निकाल दें, तो जहाँ जहाँ ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन,
वहां से आप ऑक्सीजन निकाल के उस कार्बन को आपस में डबल बॉन्डेड कार्बन बनाएंगे, समझने के लिए कि डबल बॉन्ड किस जगह पे है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड जिस जगह पे होगा वहीं पे ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होगी। उन दोनों को निकालें, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट था। देखिए, देखें एग्जाम्पल, देखें अगली एग्जाम्पल देखें यहाँ पे। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि ये बुक जो है एग्जाम्पल्स बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती है। ये क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेगा इस चीज़ को। कहता है जी, ऑन रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, समझे, गेव द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, इथेन डाइऑल, प्रोपानॉन, इथेनॉल। वो कहता है मेरे पास एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, और कहता है कि आपने उसके रिएक्शन करवाने हैं ओजोनोलाइसिस रिडक्टिव रिएक्शंस, यही वाले, ये जो ओजोन के साथ पहले रिएक्ट करवाते हैं फिर रिडक्शन करवाते हैं, यही वाला रिएक्शन करवाना है। और बनाना क्या क्या है, इथेन डाइऑल, प्रोपानॉन बनानी है और एथेनॉल बनानी है। ये तीन चीजें बनानी है एक ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। सवाल ये पूछा गया है कि आप उस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें, साथ ही साथ उसका आयुपैक नाम भी बताएं कि उसका नाम क्या है, वो अनसैचुरेटेड कार्बन होगी कौन सी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम कौन सी लें जिससे ये तीन प्रोडक्ट्स हम बना सकेंगे ओजोनोलाइसिस करवाने के बाद। जी, ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया प्रोपानोन, ये प्रोपानोन बता रहा है, कीटोन बता रहा है, ये देख, ये प्रोपानोन, इसे प्रोपानोन भी कहते हैं एसीटोन को। ये प्रोपानोन, एक पता चल गया कि एक कार्बन, एक बार डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, CH3 ग्रुप है, यही होता है ना प्रोपानोन। तो ये डबल बॉन्ड हमने कट कर दिया क्योंकि हम जानते हैं कि यहीं पे डबल बॉन्ड होगा, एग्जैक्ट ये पोजीशन होगी डबल बॉन्ड की। हमें डबल बॉन्ड पता चल गया कि डबल बॉन्ड कहाँ पे है। ठीक है, डबल बॉन्ड पता चल गया, डबल बॉन्ड किस जगह पे है, जहाँ पे ये एसीटोन बता रहा है। ठीक, अब देखें ज़रा, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये CH3C और ये CH3, ये CH3C, ये देखिए, ये डबल बॉन्ड था, उसको हमने कट किया, जहां से हमें पता चला कि डबल बॉन्ड इसी जगह पे प्रेजेंट है। अब उसने कुछ और भी कहा है साथ में, इथेन डाइऑल बनानी है, एथेनॉल बनानी है। इथेन डाइऑल और एथेनॉल, इन दोनों को बनाना है, इसलिए हमें दूसरा डबल बॉन्ड भी लेना पड़ेगा। देखें कैसे, ये देखें जरा, 2 मिथाइल हेक्स 2,4 डाइईन इसका नाम है। इसे देखें, ओजोनोलाइसिस करवाते हैं पहले, ठीक है, तो जहां ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। ये देखें, हमने ऑक्सीजन ऐड कर ली, ये बन गया कीटोन यानी प्रोपानॉन, एसीटोन कहते हैं इसे। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन टूटा है, इस कार्बन और इस कार्बन पे ये देखें CHO ग्लाइयोक्सल ऐड होगा, ग्लाइयोक्सल बनेगा। ये ओजोनोलाइसिस करवाएंगे ना तो ये ग्लाइयोक्सल बनता है, और ये जो प्रोडक्ट है यहाँ से ये एल्डिहाइड बनाती है। देखें, इसको मैं अगर तोड़ता हूँ ना यहाँ से, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, डबल बॉन्ड कार्बन है, डबल बॉन्ड को तोड़ दें, क्या ऐड करें यहाँ पे, ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। चले, अगर मैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐड करता हूँ यहाँ पे तो ये क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड CH3 यानी एसिटाल्डिहाइड। तो ये प्रोडक्ट हमें एसिटाल्डिहाइड देगी, यानी जहां भी आपको डबल बॉन्ड लगाना है उसका मतलब आपने वहीं पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगानी है, वहीं पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगानी है। ठीक है, और ये जो बाकी रह गई दोनों कार्बन्स, ये बना देती हैं CHO ग्लाइयोक्सल। अच्छा, हमें तो कहा गया था कि इथेन डाइऑल बनाएं, एथेनॉल बनाएं, हमने तो ये ग्लाइयोक्सल बना दिया है, एसिटाल्डिहाइड बना दिया है। जी, आपको याद रखना पड़ेगा, ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी। ग्लाइयोक्सल और एसिटाल्डिहाइड की रिडक्शन के ज़रिए आप एथेनॉल और इथेन डाइऑल बना सकते हैं, रिडक्शन के ज़रिए। रिडक्शन इसमें अगर आप फर्दर इसको रिड्यूस करते हैं, यानी आप वाटर के साथ रिडक्शन करवा लें, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा लें, ठीक है, कोई भी जिसमें हाइड्रोजन ऐड करवानी है, बस रिडक्शन गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं इसकी रिडक्शन करवाता हूँ, ये OH बन जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, तो ये OH बन जाएगा और एक H के साथ एक ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा,
इसके साथ भी इसी तरह से ये तो प्रोपानॉन है, ये तो उसने कहा था बनाना है। ये एथेनॉल ग्लाइकोजल, इसमें इधर H ऑक्सीजन के साथ H, एक कार्बन के साथ H, इस कार्बन के साथ एक H, ये CH2 बन जाएगा, और ये ऑक्सीजन इसके साथ H, ये इथेन डाइऑल बन जाएगा। जस्ट रिडक्शन, वाटर के साथ रिड्यूस करवा दें, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको पता हो कि बस ये कैसे करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सर ये तो समझ आ गया, लेकिन जो ऊपर कंपाउंड हाँ जी लिया जिसका उसने कहा है कि ये वाला कंपाउंड कोई ऐसा कंपाउंड ले जिससे जो है वो ये तीनों बन जाए, तो एक जी तो जी हमने जी प्रोपानॉन उसके अंदर से ले लिया, तो सर वो आगे वाले जो हैं उसकी समझ नहीं आई, मतलब कि ये 6 है, मतलब 6 कार्बन है ना, मैं तो कराऊँ 3 हाँ, तो ले लिए हैं ना, तो बाकी 3 जो हैं 4 वो कहाँ से आए? मैं बताता हूँ। ये देखें इथेन, एथेनॉल है ना, एथेनॉल, एथेनॉल कहाँ से बन सकती है? एथेनॉल बन सकती है एसिटल्डिहाइड से, ठीक है, अब ये याद रखने वाली चीजें हैं। एथेनॉल बन सकती है एसिटल्डिहाइड से। एसिटल्डिहाइड का फार्मूला होता है ये CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H। इसमें देखें CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H, इसको थोड़ा मोड़ के लिखें, ऐसे 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 करके लिखें, CH3CH और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। जहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन उसको कट कर दें, कट कर दिया, ठीक है। जहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगानी थी वहां हमने कट करके डबल बॉन्ड कार्बन लगानी है। चलिए मैं ये वाली कार्बन लगा देता हूँ। अगर मैं ये वाली कार्बन लगाऊं तो इससे तो फिर 2 ही प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। अगर मैं कार्बन 5 को कार्बन 2 के साथ अटैच करता हूं तो ये तो फिर 2 ही प्रोडक्ट्स बनेंगी, या तो इससे एसिडल्डिहाइड बनेगा और इससे एसीटोन बन जाएगा। तो फिर वो किधर गया, दरमियान वाला इथेन डाइऑल। तो ये जो इथेन है ये बता रहा है 2 कार्बन जहां भी आएंगी दरमियान में, 2 कार्बन दरमियान में आएंगी, इथेन। वो डाइऑल बाद में बन जाएगा, आई नो दैट, वो तो पहले ग्लाइकोजल बनेगा ना, ये ग्लाइकोजल बनेगा। और ग्लाइकोजल बता रहा है कि ये ग्लाइकोजल में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसमें भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये दोनों डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये कार्बन भी डबल बॉन्डेड के साथ अटैच होगी और ये कार्बन भी डबल बॉन्डेड के साथ अटैच होगी, तभी हमने ये तोड़ के डबल बॉन्ड कार्बन लगाया है। सर ठीक है, तो अगर इस इन कार्बन्स की पोजीशन थोड़ी आगे पीछे हम कर दें तो कोई मतलब प्रोडक्ट और बनेगी कुछ और ही बन जाएगा, ठीक है ठीक है। सर। हाँ ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, हाँ जी ये देखें प्रैक्टिस के लिए है। ये क्वेश्चन दिया गया, आपसे पूछा जाएगा बताएं क्या बनेगा, कंप्लीट द रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 29, और नहीं ये आपका सिलेबस में नहीं है, 29 नहीं है। सर क्लास स्टार्ट हो गई है ना? खत्म होगी हमारी क्लास, चलें जी आज के लेक्चर में इतना ही। मैंने वैसे आज के चैप्टर में हमने अल्काइंस को ख़त्म करना था, चलें करते हैं कुछ। ओके जी क्लास। सर ये जो अल्कीन्स वाला चैप्टर है इसकी प्रिपरेशन में कुछ सर जी मतलब इसमें कुछ दिए हुए थे एक्स्ट्रा टॉपिक। हाँ मैं ये बताना चाह रहा था आपको, मैं साथ साथ बताता चलूँ कि मैंने जैसे कि बताया था कि कुछ टॉपिक्स या कुछ जो है ना जैसे रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस आपकी बुक में लिखे हुए हैं और यहाँ पे वो मेंशन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे वो मेंशन नहीं है लेकिन वो बुक में मेंशन है। तो मैंने यही सर वो बताया है, हाँ वो मैं ये बता रहा हूँ कि आगे चल के जब हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स पढ़ते हैं ना, या दूसरे अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर वगैरह वगैरह जब स्टडी करते हैं तो वहाँ पे वो रिएक्शंस भी लिखे हुए हैं जो अभी आपके बुक पे पहले लिखे हुए हैं ना। बस ये फ़र्क है कि आपकी बुक में वो पहले लिख दिए गए हैं और इस बुक में जो हम पढ़ रहे हैं इसमें बाद में आ जाएंगे, होंगे वो सारे मेंशन। ओके सर। हाँ तो अभी आप उसको भी साथ सर साथ जी लेके चलते रहें, कोई मसला नहीं है जी। सर जी मैंने नोट से ये सारा मिलाया, आज जो आपने पढ़ाया है वो सारा सेम ही था तकरीबन। गुड हो गया फिर, ठीक है, अगर आपको आसान लगता है तो वहीं से कर लें। सर जी मैं आपको पिक्स भेज देता हूँ, आप देख लीजिएगा। मेरे पास हैं, पड़े हुए हैं, सारे नोट्स हैं। सर सर ये हमारी जो वर्डिंग सक्सेस गाइड है, जी बेटा क्या पूछ रहे हैं? सर ये जो सक्सेस गाइड बुक है ये लाहौर से मिल जाएगी? नहीं बेटा नहीं मिलेगी। सर जो आपने हमें बुक सेंड किया वो ज्यादा इजी है उसकी वर्डिंग, या जो नोट्स हैं वो?
ये जो बुक सेंड की है ये वाली ज़्यादा आसान है, इसमें ज़्यादा अच्छा लगा हुआ है। तो सर हम सारी बुक ही फिर प्रिंट करवा लें, हमने तो दूसरी बुक भी ले ली हुई है। नहीं नहीं, सारी बुक क्यों प्रिंट करवानी है? सर जी अगर एक पेज इस बुक का प्रिंट में निकलवाएं तो 2700 पेज है और तकरीबन 20 रुपए का एक प्रिंट निकलता है। नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि पीडीएफ से पढ़ने की आदत डालें, आगे सर चल के मुझसे आपको नहीं आसानी आती होगी। फोन से। हैं, आगे चल के आपको आसानी होगी। सर फोन से सर याद ही नहीं आईसेट पहले ही वीक है। हाँ ये भी है। चलें, लेक्चर के दौरान तो इसको समझ लिया करें ना। अब आपको समझ तो आ गई है, अब आप अपनी बुक पढ़ सकते हैं। अगर आप अपनी यस बुक सर, भी देख कर लेते हैं तो लेंगे आपको हम। बुक से भी हो जाएगा। अब तो बस ये है कि समझने के लिए इसको साथ साथ रखें, ठीक है। समझ भी इसी लेक्चर में समझ लिया करें। लेक्चर में आपको बुक पे नज़र आ रही होती है तो आप यहाँ से समझ लिया करें। वर्डिंग अपनी खुद पे बयान कर सकते हैं। रिएक्शंस ही तो हैं, और कोई खास बात तो है नहीं। रिएक्शंस ही हैं, प्रिपरेशंस हैं, रिएक्शंस हैं। प्रॉपर्टीज बात एक आध प्रॉपर्टी आती है कहीं कहीं पे। यस सर। सर जी यही रिएक्शन नोट्स में बड़े अच्छी तरह से लिखे हुए हैं, बड़े इजी इजी। हाँ